अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मोनोसेक्राइड। तो क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की ही सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक है मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स क्या है? ये सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर होती है ये। क्यों इसको सिंपल शुगर कहा जाता है? ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है और कार्बोहाइड्रेट्स में से सिंपलेस्ट शुगर है। ठीक है ना, तो इसको सिंपल शुगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको तोड़ नहीं सकते हैं, इसको ब्रोक नहीं कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है ना, सिंपलेस्ट शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। जो डाइसेक्राइड होते हैं, ओलिगोसेक्राइड होते हैं और पॉलीसेक्राइड होते हैं, उनको तोड़ के जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये खुद एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, पहले से ही एक सिंपल फॉर्म है। ठीक है, इसीलिए इसको तोड़ा नहीं जा सकता और इसको हम सिंपल शुगर कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह। ठीक है, और भी बहुत से हैं जो कंपाउंड जो मोनोसेक्राइड्स के अंदर आते हैं। तो उसके अलावा क्या है कि ये जो होते हैं मोनोसेक्राइड्स, ये स्वीट होते हैं टेस्ट में, स्वीट इन टेस्ट। जो डाइसेक्राइड होते हैं ना, वो लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं और जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं। तो ये मोस्ट स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर। ये भी एक इनका बड़ा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। क्यों होते हैं स्वीट टेस्ट के अंदर? क्योंकि जो हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग आर सेंसिटिव टू देम। क्योंकि जो हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बड होते हैं, ये इनके जो ये मोनोसेक्राइड से सेंसिटिव होते हैं। तो जब भी जो है ये शुगर हमारे टेस्ट बड के साथ आके इंटरेक्ट करेगी, तो टेस्ट बड जो है वो एक टेस्ट रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, टेस्ट रिसेप्टर होता है ये। ठीक है, तो टेस्ट बड जो है, जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं वो क्या करेंगे, सिग्नल सेंड करेंगे ब्रेन को। ठीक है ना, ब्रेन को सिग्नल सेंड करेंगे, ब्रेन इस सिग्नल को प्रोसेस करेगा और क्या फिर रिकॉग्नाइज करेगा शुगरी फ्लेवर को, शुगरी फ्लेवर को। तो बड़ा एक यूनिक सा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि स्वीट इन टेस्ट जो है वो हमें हमारी टंग डिटेक्ट करती है। ठीक है ना, कि स्वीट होते हैं मोनोसेक्राइड टेस्ट में। क्यों? क्योंकि हमारे जो टेस्ट बड होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं इनसे, मोनोसेक्राइड से। टेस्ट बड जो होते हैं ये टेस्ट रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। ये रिसेप्टर हमें पता है सिग्नल भेजना काम होता है किसी भी रिसेप्टर का। तो रिसेप्टर सिग्नल भेजता है ब्रेन को, ब्रेन इस सिग्नल को प्रोसेस करता है और रिकॉग्नाइज करता है शुगरी फ्लेवर को। ठीक है, इसीलिए हमें पता चलता है कि ये जो है वो टेस्ट में किस तरह की चीज़ है। ठीक है ना, स्वीट है या फिर बिटर है या फिर उसके अलावा सॉल्टी है। क्लियर? तो उसके बाद क्या है कि जो ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर। क्यों होते हैं ये वाटर के अंदर सोल्यूबल? क्योंकि ये इंटरेक्ट कर जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है ना, इंटरेक्शन इनकी हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, इंटरेक्ट। ठीक है, इंटरेक्शन कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है वाटर में। इंटरेक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्लियर? उसके बाद क्या है, हमने ये भी बात कर ली कि ये सिंपल शुगर होते हैं। फिर उसके बाद ये स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर। ठीक है, इजीली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, केमिकली जो होते हैं ना, अगर हम केमिकली बात करें इनकी मोनोसेक्राइड्स की, तो केमिकली दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड
और कीटोन। तो हमें पता है कि एल्डिहाइड वो होता है जिसके अंदर जो कार्बोनाइल कार्बन जो होगा, देखें ये एक कार्बोनाइल कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, इसके एक तरफ अगर हाइड्रोजन पाया जाएगा और दूसरी तरफ अगर कार्बन पाया जाएगा, ये हमारे पास क्या होती है, एल्डिहाइड की फॉर्म। और अगर कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ जो है वो कार्बन पाया जाएगा और दूसरी तरफ भी कार्बन पाया जाएगा, तो ये कार्बोनाइल कार्बन की जो फॉर्म होती है ये होती है कीटोनिक फॉर्म। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर। तो ऐसे मोनोसेक्राइड जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप वाले मोनोसेक्राइड, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एल्डो शुगर, एल्डो शुगर। और अगर दूसरी फॉर्म है हमारे पास कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप की फॉर्म है तो उसको हम कहते हैं कीटो शुगर, कीटो शुगर। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी सी जो है वो मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन की आगे बात करते हैं। अगर हम मोनोसेक्राइड की आगे बात करें कि नेचर में ना मोनोसेक्राइड के जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो 3 to 7 कार्बन आइटम तक पाए जाएंगे, 3 to 7 कार्बन एटम। 1 by 1 हम देखते हैं कौन कौन से ये होते हैं। तो अगर हम बात करें कि 3 कार्बन वाले जो होंगे वो कौन से होंगे, उनको हम कहेंगे ट्राइओजिस, ट्राइओजिस। ठीक है, ट्राइओजिस होंगे। और उसके बाद ट्राइओजिस की अगर हम बात करें, इसके अंदर 3 कार्बन एटम ये होते हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें एग्जांपल है जो बेस्ट ट्राइओजिस की, वो क्या है हमारे पास, ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, और दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्लियर। तो अगर हम बात करें ग्लिसरैल्डिहाइड की, तो ग्लिसरैल्डिहाइड एक इंटरमीडिएट होता है। ग्लाइकोलिसिस जब हम करवाते हैं ना, कौन सा प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस, ये आप इसी बुक में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे जाके। ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो उसके अंदर ये 2 इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के टूटने से एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। जब ये टूटता है ना तो इससे जो बनता है 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3, तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये फॉर्म जो होती है ये नेक्स्ट रिएक्शन को कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है इन ग्लाइकोलिसिस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 कार्बन वाले की। 4 कार्बन में क्या आता है हमारे पास, टेट्रोजिस। तो अगर हम टेट्रोजिस की बात करें तो टेट्रोजिस में सबसे पहले है हमारे पास, बेस्ट एग्जांपल है एरिथ्रोज की, एरिथ्रोज है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं टेट्रोज जो होते हैं ये रेयर बहुत कम होते हैं नेचर के अंदर, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 कार्बन में। 5 कार्बन में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो हमें पता है पेंटोज एंड पेंटोज शुगर है। ठीक है, हमारे पास
हमें पता है पेंटोज शुगर है जो बहुत बेसिक जो पार्ट है वो किसका होता है, ये न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए। डीएनए के केस में होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, और अगर हम आरएनए का केस देखें तो उसमें होता है राइबोज शुगर। क्लियर। तो उसके बाद अगर हम बात करें 6 कार्बन की, नेक्स्ट 6 कार्बन के केस में होता है हेक्सोज शुगर। ठीक है। तो अगर हम हेक्सोज शुगर की बात करें तो उसके अंदर आते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आपको पता है ग्लूकोज का भी क्या है, फ्रक्टोज का भी पता है कि जो ये एल्डिहाइडिक फॉर्म है, ये कीटोनिक फॉर्म है। ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो ग्लूकोज है ये तमाम, अगर हम इसके थोड़े से फंक्शंस की बात करें तो ग्लूकोज जो होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तमाम फ्रूट्स के अंदर ऑलमोस्ट के पाया जाता है। इन ऑल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है ये नेचर में, और तमाम फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और उसके अलावा जो है वो हमारे ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर नॉर्मली जो होता है 0.8%, 0.08% जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज होता है। आवर ब्लड नॉर्मली हैव 0.08% ग्लूकोज। ठीक है। कंबाइंड फार्म के अंदर जो अगर ये मोनोसेक्राइड्स मिल जाते हैं ना आपस में, मतलब कि 2 मोनोसेक्राइड मिलके एक डाइसेक्राइड बनाते हैं, और 2 या 3 से ज़्यादा जब मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो क्या होता है, ये पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। पॉलीसेक्राइड इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। और ये वाटर के अंदर भी बहुत ज़्यादा हद तक इनसोल्यूबल होती है। ठीक है। स्टार्च जो है वो सेलुलोज वगैरह या फिर ग्लाइकोजन वगैरह जो है होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है जो ग्लूकोज बनाते हैं, यील्ड करते हैं ग्लूकोज को हाइड्रोलाइसिस के अंदर। ठीक है। तो ग्लूकोज प्रोड्यूस किस तरह होता है, तो ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है प्लांट्स के अंदर किस तरह, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ दी ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। और उसके बाद क्या है कि एक स्पेसिफिक लाइट की रिक्वायरमेंट के अंदर, ठीक है ना, ब्लू और रेड लाइट जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट में C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि और फिर क्या होता है, वाटर भी यहाँ पे रिलीज होगा। यहाँ पे 12 आना है, मैंने बाय मिस्टेक जो है वो 6 लिख दिया है। ठीक है। यहाँ पे 12 आने थे वाटर के मॉलिक्यूल। तो इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि हमें पता है कि ये इंडिकेट किया जाता है यहाँ पे लिख के कि सनलाइट जो होती है वो यहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है ना। और एट ऑलमोस्ट जो होता है 10 ग्राम जो होता है हमारे पास ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, 717.6 किलो कैलोरीज की सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए। ठीक है। और जो एनर्जी जो होती है ना ये स्टोर होती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर एज ए केमिकल एनर्जी। जो ये वाली एनर्जी होती है ग्लूकोज जब बनता है यहाँ पे जो ये एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है, 6 किलो कैलोरीज की एनर्जी होती है, ये एनर्जी स्टोर कर लेता है ग्लूकोज अपने अंदर एज ए केमिकल एनर्जी के तौर पर ये एनर्जी स्टोर कर ली जाती है। और ये केमिकल एनर्जी तब रिलीज होती है जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इन प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ठीक है ना।